चलिए, ये आपका जो 50 क्वेश्चन बचे हुए थे वो कवर करने चल रहे हैं, और ये वीडियो लास्ट वीडियो होगा आपका। उसके बाद दैट इज फिनिश। ठीक है, चलिए 51 देखते हैं। लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग कंडक्टिंग पॉलीमर इन प्लेस ऑफ मेटल। देखिए, ये भी पिछले क्वेश्चन का ही, पिछले पेपर का रिपीट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया, which of the following is the advantage of using conducting polymer in place of metal। मेटल के स्थान पे क्या हम लाइट वेट यूज करते हैं पॉलीमर। ठीक है, 51 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 क्या कहा गया है, which of the following is not an application of conducting polymer। इसमें से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो कंडक्टिंग पॉलीमर में यूज नहीं होता है। एनालिटिकल सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिचार्जेबल बैटरी, एडहेसिव। क्या हो सकता है, एडहेसिव जो होता है ये आपका कंडक्टिंग पॉलीमर के लिए यूज नहीं होता। चलिए 53 कहा गया है, एलिजरीन बिलोंग टू द क्लास ऑफ। ये भी पिछले क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पेपर में। एलिजरीन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। एलिजरीन जो है बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, तो आपका वेट डाई से बिलोंग करता है। एलिजरीन किससे बिलोंग करता है, वेट डाई से। फिर कहा गया 54 में, एन एजोडाई इज फॉर्मेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एन एरोमेटिक डाइअमोनियम क्लोराइड विथ। एजोडाई बनता है किसके इंटरेक्शन से, एरोमेटिक डाइअमोनियम क्लोराइड। और उसके साथ साथ क्या होता है, ठीक है, तो उसके साथ एक फिनॉल लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एक फिनॉल। 54 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 55 में आते हैं। 55 में कहा गया है कि which of the following is an example of basic die। बेसिक डाई, देखो पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, which of the following is an example of basic die। बेसिक डाई के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, इंडिगो, एलिजरीन, ऑरेंज वन, मेलाकाइट ग्रीन होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 55 का ऑप्शन है। चलिए 56 का आ गया है, एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्राक्विनोन डाई। एक एंथ्राक्विनोन डाई का एग्जाम्पल क्या होगा, तो एंथ्राक्विनोन डाई का एग्जाम्पल मेलाथाइन, ब्लू, एलिजरीन, बेसिक डाई, फिनेप्रिन, एलिजरीन होता है। 56 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 57 में आते हैं, फर्स्ट सिंथेटिक डाई वाज डेवलप्ड इन। पहला जो सिंथेटिक डाई था उसको डेवलप किया गया था कब, 1856 में। 1856 में। फिर कहा गया डाई, डाई एजिपम इज यूज टू, किसके लिए यूज किया जाता है, तो ट्रांसक्यूलाइजर, हाइप्नोटिक्स, एंटी क्यूरिक्स, नार्को नहीं, ये ट्रांसक्यूलाइजर के लिए यूज किया जाता है। 58 का ऑप्शन नंबर है सही। tetracyclines are used as an, टेट्रासाइक्लाइंस उसके लिए यूज किया जाता है एंटी मलेरिया, एंटीसेप्टिक, एंटी ट्यूबुलर, एंटीबायोटिक्स उसके लिए किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स के लिए आपको टेट्रासाइक्लाइंस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 60 का आ गया, पेंसिलिन हैज द फॉलोइंग खाया जुलिडीन स्ट्रक्चर, अल्फा लैक्टम, बीटा लैक्टम, गामा लैक्टम, डेल लैक्टम। इसमें से कौन सा होता है, तो बीटा लैक्टम होता है। कैसा होता है, बीटा लैक्टम। 61 का आ गया, सल्फा ड्रग आर यूज। सल्फा ड्रग किसके लिए यूज किया जाता है, एंटी मलेरिया, एंटी बैक्टीरिया, एंटी पायरेटिक्स, एनालॉगिस किसके लिए यूज किया जाता है, तो जो सल्फा ड्रग होता है एक्चुअली में यूज किया जाता है एंटी बैक्टीरियल के लिए। तो ऑप्शन नंबर 61 का बी सही है। फिर 62 में कहा गया था, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेडिसिन क्रॉसिंस एज। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मेडिसिन का, वो क्या होता है, पैरासीटामॉल होता है। क्या होता है, पैरासीटामॉल। एसाइक्लोवीर इज एन क्या, एंटीवायरल एजेंट है, इंफ्लामेटरी एजेंट है, सीएनएस सिस्टम एजेंट है, एंटी फंगल एजेंट है। 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटीवायरल एजेंट। कैसा एंटीवायरल एजेंट है। 64 आते हैं, लिखा गया, पूछा गया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द फर्स्ट डिस्कवर ऑफ। किसका डिस्कवर खोजा था, तो सल्फा ड्रग का, फर्स्ट एंटी फर्टिलिटी ड्रग का, एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल किसका खोजा था, एंटीबायोटिक्स का खोजा। 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
65 में कहा गया है रिएक्शन ऑफ टू अमीनो पायरिमिडीन ऑन द पैरा एसिटोमाइड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स। क्या सल्फा थाइडाइजोल देता है या सल्फा डाइजीन देता है, सल्फा गुआनिडीन देता है, सल्फा मेथोक्साजोल देता है, क्या देता है? जब इसकी रिएक्शन की जाती है तो आपको सल्फा गुआनिडीन आप मिलता है। क्या मिलता है? सल्फा गुआनिडीन मिलता है। 66 आते हैं। Which of the following drugs is used and dilator of arteries and venous? Glycerol ट्राइन क्या है? ट्राइनाइट्रेट, कोरोसिन, लिग्नोसिन, लिवोडोपा, क्या है? Which of the following drug किस टाइप के ड्रग यूज किए जाते हैं डाइलेटर ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स में? तो इसमें यूज जो किए जाते हैं वो गिल्सरेल ट्राइनाइट्रेट ही यूज किया था। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 67 का गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा फॉलोइंग ड्रग जो करेक्टली मैच है? तो क्या लिखा गया था? एसाइलोवीर एंटीफ्यूगल ड्रग है? नहीं है। गिल्सरेल ट्राई नाइट्राइल तो अभी तुमने देखा है, चाहे भी तो है नहीं। क्लोराम्फेनिकॉल इसके लिए है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। एजीटी जिडोवेडिन जो है कार्डियोवास्कुलर एजेंट के लिए सही है। जो एजेडिटी जो है जाइडोवेडिन जो है कार्डियोवास्कुलर एजेंट के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट मैच करना है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए 68 में आते हैं। सल्फा ड्रग आर इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट सल्फा ड्रग इफेक्टिव होता है? तो सल्फा ड्रग जो होता है वो इफेक्टिव होता है टाइफॉइड के, किसके? टाइफाइड के, किसके? जो सल्फा ड्रग होता है किसके अगेंस्ट होता है? टाइफाइड के होता है। 68 का ऑप्शन बी। 69 में कहा गया है क्लोरो क्लोरा क्या है यार, क्लोरमफिनिकॉल में नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर, किसके लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं होता है? टाइफाइड के लिए नहीं होता है, कि एक्यूट फीवर के लिए नहीं होता है, कि मिनाइट्स के लिए नहीं होता है, कि सोरे थ्रॉट्स के लिए नहीं होता है? इसके लिए नहीं होता है। तो इस सोरे थ्रॉट के लिए नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही। 70 का आ गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज एंटी पायरेटिक एंड एनालॉगिस्टिक? कौन सा यूज किया जाता है? ये पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, पैरासीटामॉल। पिछले पेपर में पूछा गया था पैरासीटामॉल। 71 में कहा गया है हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन? मॉडर्न मेडिसिन के फाउंडर किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हिपोकार्ट्स। किसे? हिपोकार्ट्स को कहा जाता है मॉडर्न मेडिसिन के का फाउंडर। 72 आ गया द मेन गोल्स ऑफ प्री क्लिनिकल स्टडीज आर। द मेन गोल्स ऑफ प्री क्लिनिकल स्टडीज आर क्या क्या हो सकते हैं? टू डिटरमाइन द सेफ डोज, टू एसेस प्रोडक्ट सेफ्टी प्रोफाइल, बोथ ए एंड बी एंड सी। क्या हो सकता है? सही बात, दोनों। ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही। 73 कह रहा है टू व्हिच क्लास ऑफ डाई डच फेनोल्फथालीन बिलोंग? जो फेनोल्फथालीन है वो किस क्लास, मतलब किस क्लास के डाई से बिलोंग करता है? एजो डाई होगा, नाइट्रो डाई होगा, कि ट्राइफेनिल मेथेन डाई होगा, या फिनोल्फथालीन डाई होगा? किससे बिलोंग करता है? तो ट्राइफेनिल मेथेन डाई से बिलोंग करता है, जो आपका फेनोल्फथालीन डाई है। ठीक है। 74 आ गया द एंजाइम which catalyze the conversion of protein to amino acid is? ये पिछली बार पूछा गया था। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है प्रोटीन और प्रोटीन को अमीनो एसिड में? कन्वर्टेड ऑफ प्रोटीन टू अमीनो एसिड, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है? अमीनो एसिड में। कौन सा ऐसा एंजाइम है? तो प्रोटेज एंजाइम होता है। 74 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 75 में कहा गया which of the following is a wet dye and often used in dyeing jeans? कौन वेट डाई है और यूज किया जाता है जीन्स को डाई करने में? जैसे जीन्स का कलर जो है ग्रीन ब्लैक व्हाइट जो भी करने में किया जाता है वो कौन सा है?
जिसका यूज किया जाता है और वो वेट डाई हो, वो आपका इंडिगो का यूज किया जाता है। 75 का ऑप्शन नंबर है। 76 में कहा गया है Fluorescence, a well-known dye, is obtained by the reaction of each of the following. किसके रिएक्शन से होता है? थैलिक एनहाइड्राइड एंड फिनाल से होगा, कि थैलिक एनहाइड्राइड एंड रिसोर्सिनाल से होगा, या सक्सेनिक एसिड एंड रिसोर्सिनाल से होगा, या थैलिक एनहाइड्राइड एंड कीटोन से होगा। तो किससे होगा आपको यही बताना है। तो इसमें क्या होता है? थैलिक एनहाइड्राइड एंड फिनाल से क्रिया होता है। 76 का ऑप्शन नंबर है। 77 में कहा गया है कि methyl orange is an indicator in acid alkaline titration. It gives, क्या देता है? जैसे इसमें कहा गया कि मेथिल ऑरेंज है, वो इंडिकेटर है किसका? एसिड एल्कालाइन टाइट्रेशन में। तो कुछ ना कुछ तो कलर देता होगा, तभी तो वो इंडिकेटर का काम कर रहा। पहचान तो कौन सा कलर ऐसा देता है? येलो कलर इन अल्कालाइन मीडियम में देता है, कि रेड कलर इन एसिडिक मीडियम में देता है, या येलो कलर इन एसिडिक मीडियम, या येलो कलर इन अल्कालाइन मीडियम एंड रेड कलर इन एसिडिक मीडियम में। तो इसमें क्या होता है? तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो मेथिल ऑरेंज है, जब इसका टाइट्रेशन करते हैं हम एसिडिक अल्कालाइन में, तो ये येलो कलर इन अल्कालाइन मीडियम में देता है। कैसा देता है? येलो कलर देता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। 78 कहा गया which of the following statement is true about the glucose? ग्लूकोज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? It can be utilized the red blood cells. It has four asymmetric carbon atom. It is stored as starch in animal. It is oxidized to form glycerol. तो आप लोग जानते हैं कि ग्लूकोज में कितने फोर एसिमेट्रिक कार्बन आइटम होते हैं। कितने एसिमेट्रिक कार्बन आइटम होते हैं? फोर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जैसे आप ग्लूकोज बनाते हैं तो यहाँ आपका क्या CHO हो जाता था। एक सेकंड, हम बना के बता दे रहे हैं कि वो एसिमेट्रिक कार्बन कौन कौन सा है। एक, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। यहाँ पे CH2 हो गया, ये हो गया। तो एसिमेट्रिक कार्बन आपके कौन कौन से हैं? कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, आपका एक तो एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, एक एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, दो में एक एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जिससे जिस कार्बन से चारों जो ग्रुप लगे होते हैं वो सब डिफरेंट होना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो इट हैज फोर एसिमेट्रिक कार्बन आइटम। किसमें होता है? ग्लूकोज में। ठीक है, चलिए। तो इसका 78 का ऑप्शन नंबर भी सही है। 79 में आते हैं। सुक्रोज इज कंपाउंड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ टू शुगर? सुक्रोज जो है कंपाउंड है, ये कौन कौन से दो शुगर से मिलकर बना होता है? तो अभी तो आप इसमें कुछ है नहीं। सुक्रोज दो जो सुक्रोज होता है दो शुगर से मिलकर बना होता है। पहला तो ग्लूकोज, ये तो कंफर्म है। दूसरा आपका क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर आपका सुक्रोज बना होता है। तभी आप जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनो दो मोनोसेकेराइड आपको मिलते हैं। ठीक है, चलिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 79 पर 80 आ गया। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एक दूसरे के क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज क्या स्टीरियो आइसोमर है? एनो एनो एनोमर्स है कि या कीटो एल्डोल्स आइसोमर है या ऑप्टिकल आइसोमर है? तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। यदि आप स्ट्रक्चर ध्यान दिए होंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ एक ऑक्सीजन रहेगा और यहाँ भी एक ऑक्सीजन रहेगा। यहाँ ग्रुप रहेंगे, यहाँ ग्रुप रहेगा, यहाँ रहेगा और एक सेकंड, मतलब यहाँ रहेगा, यहाँ एक ऊपर ग्रुप रहेगा, यहाँ ग्रुप रहेगा, यहाँ ग्रुप रहेगा और यहाँ ग्रुप रहेगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होगा? अगर OH आपका बिलो है, नीचे की तरफ है, तो अल्फा हो जाएगा। अगर ये OH आपका ऊपर की तरफ है तो बीटा हो जाएगा।
ये कौन सा हो गया, बीटा हो गया। और ये कौन सा हो गया, अल्फा हो गया। तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के क्या, अब इस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, इस कार्बन पर। जो आपका कार्बन ये है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, देख रहे हैं। एक बार अल्फा आ रहा, एक बार बीटा। तो अगर इस कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है अल्फा बीटा, तो उसे हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन। और ये एक दूसरे के क्या है, एनोमर्स है। 80 का जो ऑप्शन होगा बी होगा, सही होगा। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के क्या होते हैं, एरोमर्स होते हैं। चलिए 81 में कहा गया है, which of the following is the example of ईपीमर। ईपीमर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, 81 में पूछा गया है। ईपीमर, एनोमर अलग था, ईपीमर अलग है। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ग्लूकोज एंड राइबोज, माइनोज एंड ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। तो आप देखे होंगे कि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे ग्लूकोज का, 1 2 3, तो यहाँ आपका CH2 हो जाएगा, यहाँ आपका CH2 हो जाएगा, CH2। ठीक है। तो जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ये दोनों एक दूसरे के ईपीमर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों ईपीमर होते हैं, क्योंकि जो OH होता है ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में, वो क्या होता है, डिफरेंट साइड में। जैसे अगर ग्लूकोज में यहाँ पर OH राइट साइड में है, कहाँ है, राइट साइड में है, तो ग्लैक्टोज में यही OH, जैसे यहाँ जो OH आपका है वो राइट साइड में है। और जब आप देखेंगे ग्लैक्टोज में, तो ये OH लेफ्ट साइड हो जाता है, तो इपीमर होता है। देखो, इपीमर जो है इस कार्बन पर हो रहा है, एक सेकंड रुको। ये, हाँ, इपीमर जो है इस कार्बन पर देखा जाता है, इपीमर। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इपीमर कहाँ देखा जाता है, जब ओपन चेन श्रृंखला हो। ये ओपन चेन है, मतलब साइक्लिक कोई ग्लूकोज नहीं है ये आपका, एसाइक्लिक ग्लूकोज होगा तब आपका इपीमर देखा जाएगा। और ऊपर अगर साइक्लिक होगा तो आपका एनोमर देखा जाता है। तो इपीमर क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इपीमर होते हैं। ठीक है। यानी जो 81 का ऑप्शन नंबर है सही है। आते हैं 82 में। इन कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर द मेन फंक्शनल ग्रुप परसेंट। कार्बो पिछले पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, हम बता रहे हैं कम से कम पिछली बार के 10 15 क्वेश्चन तो इस बार रिपीट हुए हैं। और यदि आपने इस दोनों साल का पेपर कवर कर लिया, 2021 22 और 22 23 का, तो जो 23 24 में पेपर होगा, जो होने वाला है, उसमें दोनों पेपर से मिला करके तो लगभग 20 30 क्वेश्चन तो पूरा मिल ही जाएंगे। ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग पीवाई क्यों देखते रहिएगा। अब इसमें कहा गया, इन कार्बोहाइड्रेट व्हिच आर द मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। अब कार्बोहाइड्रेट में मेन फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट होता है भाई बताओ। एल्डिहाइड और कीटोन ही मेन होता है। एल्डिहाइड रहेगा एल्डो की एल्डो हेक्सोस कह देंगे, कीटोन रहेगा कीटो हेक्सोस कह देंगे। तो 82 का ऑप्शन नंबर इज सही। 83 में कहा गया है, which of the following is a reducing sugar। ये पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा रहा है। कह रहे ना, बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। which of the following is a reducing sugar। ग्लूकोज जो है आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है। इन पॉलीसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड आर ज्वाइंड बाय। ये भी पिछली बार पूछा गया था। पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड एक दूसरे से ज्वाइन कैसे होते हैं, आयनिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लूकोज बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किससे होते हैं, किससे ज्वाइंट होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं। 84 का कोई ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई भी पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड ज्वाइंट इससे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है। अब आते हैं 85 में, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ। स्टार्च रखता क्या है, अनब्रांच एमाइलोज एंड अनब्रांच एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन तो रखता है। अब ये है अनब्रांच रखता है, कैसा रखता है ये देखना होगा। ठीक है। तो जो आपका एमाइलोज का स्ट्रक्चर यदि आप ध्यान से देखे होंगे, तो एमाइलोज जो है अनब्रांच होता है। लेकिन एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, ये ब्रांचिंग होती है। इसकी संरचना थोड़ा
कॉम्प्लिकेट मतलब थोड़ा मतलब जटिल है, मतलब बहुत ज्यादा ब्रांच लगे हुए होते हैं एमाइलो पेक्टिन में, और एमाइलोज जो है अनब्रांच एक चेन की तरह रहता है। तो स्टार्च जो है कंसिस्ट रखता है अनब्रांच एमाइलोज एंड ब्रांच एमाइलो पेक्टिन, कहीं मिल रहा है? ये याद हो, अनब्रांच एमाइलोज एंड ब्रांच एमाइलो पेक्टिन। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जो एमाइलोज होते हैं चेन की तरह सीधे होते हैं, लेकिन जब एमाइलो पेक्टिन की बात करेंगे तो इसमें ब्रांच निकला होगा, ठीक। चलिए 86 में कहा गया है, इन माइल्टोज द लिंकेज इज, माइल्टोज में किस टाइप के लिंकेज पाए जाते हैं? पता है सबको कि हाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, लेकिन वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस टाइप के लिंकेज है? अल्फा वन फोर लिंकेज है, अल्फा वन टू लिंकेज है, या बीटा वन फोर लिंकेज है, या बीटा वन टू लिंकेज है? देखो मेल्टोज में ये तो तय है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, लेकिन वो किस टाइप का लिंकेज होगा? तो जो मेल्टोज होता है उसमें अल्फा वन फोर लिंकेज होता है। कैसा होता है? अल्फा वन फोर लिंकेज। 86 का ऑप्शन नंबर एक सही। चलिए 87 में आते हैं, म्यूटा रोटेशन रिफर्स टू चेन इन, म्यूटा रोटेशन जो है रिफर्स करता है चेन में, किसमें? कंडक्टेंस में, पीएच में, केमिकल प्रॉपर्टीज में, या ऑप्टिकल रोटेशन में? म्यूटा रोटेशन जब बात आ रही है रोटेशन की, तो वो किस पर रिफर करता है? ऑप्टिकल रोटेशन में। किस पर? ऑप्टिकल रोटेशन, यानी 87 का जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। 88 में कहा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर किसे कहते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, सुक्रोज। इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर किसे कहते हैं? इनवर्ट शुगर जो है आपके सुक्रोज को कहा जाता है। 88 का ऑप्शन नंबर डी सही। किसको कहा जाता है? सुक्रोज को क्या कहा जाता है? इनवर्ट शुगर कहा जाता है। चलिए 89 में कहा गया है, मोनोसेकेराइड कैन बी सेपरेटेड बाय, मोनोसेकेराइड को आप सेपरेट करते हैं साल्टिंग आउट से, इलेक्ट्रोफोरेसिस से, क्रोमेटोग्राफी से, या इनमें से किसी में से? तो आप मोनोसेकेराइड को जब आप सेपरेट करते हैं तो ये बहुत अच्छा सा टेक्निक है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। आप मोनोसेकेराइड को क्रोमेटोग्राफी से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। 90 का आ गया, फ्रक्टोज कैन बी क्लासिफाई इज एंड, फ्रक्टोज, अब इसमें आप ध्यान से अगर देखिए तो आपको शायद क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाए। फ्रक्टोज कैन बी क्लासिफाइड, आपको पता है फ्रक्टोज से ग्लूकोज होता है, वैसे फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है एल्डोज, फ्रक्टोज में कोई कीटोज ग्रुप होगा, क्या होगा? कीटोज ग्रुप। कीटोज, और कितने कार्बन होते हैं तो आपको पता ही है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो फ्रक्टोज में भी 6 होंगे, तो क्या होगा? कीटो हेक्सोज होगा। 90 का ऑप्शन नंबर डी सही है। फ्रुक्टोज कैन बी क्लासिफाइड एज कीटो हेक्सोज। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए सेलुलोज इज मेड ऑफ, सेलुलोज जो है बना होता है अल्फा ग्लूकोज से, बीटा ग्लूकोज से, या कि इन दोनों से, किससे बना होता है? तो जो आपका सेलुलोज बनता है वो बीटा ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है? बीटा ग्लूकोज से। 91 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 92 में कहा गया है, द कार्बन एटम व्हिच बिकम्स इज सिमेट्रिक when the straight chain form of a monosaccharide change into ring form is known as, कुछ the carbon atom which becomes asymmetric with the straight chain from monosaccharide change to ring form is known as the, एक ये अभी ये यही टाइप का क्वेश्चन अभी आया हुआ है, बशर्ते इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है क्वेश्चन को, कि आप थोड़ा समझ ना पाए। लेकिन आप परेशान मत होइए, आप क्वेश्चन समझ जाइएगा। इस क्वेश्चन में यही कहा गया है, कार्बन आइटम, उस कार्बन आइटम का कार्बन आइटम मतलब कार्बन आइटम, वो कार्बन आइटम कौन? विच बिकम्स एसिमेट्रिक, जो एसिमेट्रिक हो। व्हेन द स्ट्रेट चेन, जब वो स्ट्रेट चेन में हो, जैसे देखो ये हम बता रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अब इस इसमें इसमें देखो ध्यान से, ये कैसा है? एसिमेट्रिक कार्बन, ये भी एक सिमेट्रिक कार्बन है।
ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है और ये भी एसिमेट्रिक कार्बन। ये एसिमेट्रिक कार्बन है कब है? ओपन चेन में। द कार्बन आइटम which becomes asymmetric when the straight chain, जब ये स्ट्रेट चेन है तब ये कैसे है? एसिमेट्रिक है। फॉर्म ए मोनोसेक्राइड चेंज इनटू रिंग, जब ये रिंग में चेंज होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अभी हमने बताया अगर ये ओपन चेन में रहेंगे तो इपीमर होते थे, लेकिन जब ये रिंग में चले जाते थे तो इनका नाम एनोमर हो जाता था। क्या हो जाता था? एनोमर हो जाता था। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? ऐसे कहेंगे वो क्या है? इनका, अच्छा उस पर चला गया था। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इसको? एनोमर कहेंगे। कब? जब ये किसमें चेंज हो जाता है? एक रिंग में चेंज हो जाता है तो क्या हो जाएगा? एनोमर। तो कहीं एनोमर दिख रहा है? 92 का ऑप्शन नंबर सी, एनोमर कार्बन एटम कहलाएगा। बस क्वेश्चन वही है, क्या पूछेगा, बस घुमा फिरा रहा है। 93, which of the following amino acid is most compatible with alpha helix structure? Which of the following, कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो मोस्ट कंपेटिबल होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के लिए? अमीनो एसिड के बारे में बताना है। कौन सा होता है? ल्यूसीन, प्रोलीन, एलानीन और ट्राइप्टोफान। फैन क्या होता है? एलानीन जो होता है वो मोस्ट सुटेबल। 93 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक। 94 में कहा गया है which of the following factors is not responsible for the denutrition of protein? कौन सा ऐसा, देखो, पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन के लिए? पीएच चेंज, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, चार्ज, हीट। तो आप लोग को दिख रहा है चार्ज जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी सही है किसका? 94 का। 95 में कहा गया है द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड इज कॉल्ड, जो अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड होता है उसे कहते क्या है? पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। हम कह रहे हैं ना कि ये जो पिछला, बस आप पीवाईक्यू देख लीजिए तो आपके, हम तो इस पेपर को देखने से ऐसा लग रहा है कि पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए उससे से 15-20 क्वेश्चन तो आ ही गए हैं। और यदि आप इसको भी कवर करके नेक्स्ट में जा रहे हैं तो अनुमान लगा लीजिए, जब 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं एक पेपर पढ़ने से, दो पेपर पढ़ने से, तो 30-20 क्वेश्चन तो आ जाए। ठीक है, कुछ तो बदनाम क्वेश्चन होते हैं जो हर बार ही रिपीट हो रहे हैं। चलिए, तो 95 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 96 में कहा गया है which of the following statement is true about the प्राइमरी यानी 1 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? 1 डिग्री यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कहा गया सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑफ द प्रोटीन, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जॉइंट अल्कोहल। अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था, बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड को क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया है कि which of the following statement is true about the primary structure of protein? तो क्या द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जॉइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तुरंत मिल गया, कुछ करना ही नहीं। 3 डायमेंशन की बात ही नहीं करना है, 1 डायमेंशन की बात हो रहा है। हेलिकल स्ट्रक्चर 2D होता है, हेलिकल के बारे में चलना नहीं है, 1 डिग्री की बात हो रही है। ठीक। चलिए आगे आते हैं। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कहने का मतलब यह है कि पेपर आप ध्यान से पढ़िएगा। यदि आप पेपर ध्यान से फुल कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में भी आंसर छिपा रहता है, बस ध्यान से पढ़ने की और समझने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए 97 में कहा गया है which of the following is true regarding the tertiary structure of the protein? which of the following, कौन सा ऐसा, कौन सा मतलब ऑप्शन सही है जो रिगार्डिंग मतलब संबंधित है किससे? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब यूनिट होता है उसमें, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीड होते हैं, स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड होता है, साइड चेन ओरिएंटेशन एंड पोजीशन। कौन सा है ऑप्शन जो रिगार्डिंग मतलब रखता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन से? तो बताओ। अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड, ये तो 2D होते हैं। स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड तो कुछ है नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, ये साइड चेन ओरिएंटेशन एंड पोजीशन, ये ऑप्शन नंबर डी सही है।
97 का ऑप्शन नंबर डी सही है। साइड चेन ओरिएंटेशन एंड पोजीशन में थ्री टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए रिगार्डिंग रखता है। चलिए आते हैं 98। बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं। जैसे इतना देर धैर्य रखें, बस 1 मिनट और 3 क्वेश्चन है, 1 मिनट में खत्म। एंजाइम्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एंजाइम्स क्या होता है? तो आप लोग तो जान ही रहे होंगे, प्रोटीन्स को ही क्या कहते हैं? एंजाइम। एंजाइम्स और क्या है? प्रोटीन। 99 द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एट आइसोलेट सॉरी द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे? कोगुलेशन। क्या कहा जाएगा? कोगुलेशन। 99 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 100 लास्ट क्वेश्चन है। द एलिमेंट व्हिच इज फाउंड इन ऑल अमीनो एसिड बट नॉट फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्वेश्चन आपको दिमाग लगाना है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है। बस मसला ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ किस तरह से रहे हैं, बस यही है। देखो क्या कहा गया, द एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल अमीनो एसिड बट नॉट फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट इज, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सभी अमीनो एसिड में पाया जाता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है? अब आपके ध्यान में आएगा तो कार्बोहाइड्रेट में पाया क्या जाता है? कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज, यही सब है। इसमें कार्बन पाया जाता है, बिल्कुल कार्बन पाया जाता है। क्या ऑक्सीजन पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या नाइट्रोजन जो है कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है? नहीं। और अमीनो एसिड में पाया जाता है। कोई ऐसा अमीनो एसिड ही नहीं है जिसमें नाइट्रोजन ना पाया जाता हो, क्योंकि बिना नाइट्रोजन के वो अमीन कहलाएगा नहीं। तो क्वेश्चन यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो 100 का जो सही ऑप्शन है वो जाता है ऑप्शन नंबर डी पर, ठीक है। कौन सा ऐसा है? नाइट्रोजन। तो बस यही 100 क्वेश्चन थे। अब आपका पेपर खत्म होता है। हमने दो पीवाईक्यू था, दो पेपर था, एक 2021-22 का, एक 22-23 का था, दोनों सॉल्व करा दिए हैं। अब जो 23-24 का होगा वो आप लोग एग्जाम दीजिएगा, आराम से इत्मीनान से दीजिएगा और धैर्य बना के दीजिएगा, आराम से पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को, फिर आंसर कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। बाकी हमारा जो आशीर्वाद है वो आप लोग के साथ है। और ठीक है, आराम से पढ़ के दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोग को, और आराम से एग्जाम आपका हो, अच्छा नंबर।